अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। जाको लाहौर में जनाब आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक मीठी सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी कहीं होंगे पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे और गुजार भी रहे होंगे। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम आपको पता है कि चेंज हो रहा है और ये जो मौसम की तब्दीली है और ये दिन भी है तब्दीली के कि ये सेहत पर काफ़ी मनफी असरात भी डालते हैं और अक्सर लोग जो है इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत भी करते रहते हैं। कुछ लोग इसे मौसमी बीमारी समझकर लापरवाही भी कर जाते हैं और ये कहते हैं कि खांसी ही तो है, खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो लापरवाही है ये बड़ी खतरनाक साबित भी हो सकती है, क्योंकि अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो खांसी की शिकायत 3 हफ्ते से ज़ायद अरसे तक बरकरार रह सकती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मार्केट में जो अवेलेबल अद्वियात हैं या सिरप्स हैं उनके इस्तेमाल से हमें अफाका तो हो जाता है, लेकिन बाज़ सूरतों में खांसी से निजात हासिल करने में ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। खांसी का हमारा जो ताल्लुक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है और इसकी कई इकसाम भी होती हैं, जिनमें खुश्क खांसी आ जाती है, काली खांसी और बलगमी खांसी, हलक की सोजश और गले के कैंसर समेत कई खतरनाक जो बीमारियां हैं उसकी वजह भी बन सकती है। बज़ाहिर मामूली मर्ज समझा जाने वाली ये जो खांसी है कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और इससे हम बचाव कैसे मुमकिन बना सकते हैं। अगर खांसी हो तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद हमजा बुखारी हैं, होम्योपैथी के एक्सपर्ट हैं। हमजा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जैसे कि मैं बता भी रही थी कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें हमें मौसमी बीमारियाँ जिसमें ज़ुकाम, नज़ला और खांसी जो है उसका हम शिकार हो जाते हैं। तो बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, इसमें जो है शिकार हो जाते हैं। तो ये खांसी एक्चुअली क्यों हम इसका शिकार होते हैं और मतलब इसका इलाज क्या हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ दुनिया ग्रुप का कि जिन्होंने ये मुख्तलिफ टाइम के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं इस को बात करने के लिए। खांसी, जैसे कि आपको मालूम है अभी मौसम चेंज हो रहा है तो उसके साथ ही लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है वो उसी तरह से चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। उसी तरह फ्रिज का ठंडा पानी चल रहा है और मास्क का इस्तेमाल वैसे भी कोई नहीं लोग यहाँ कर रहे हैं और अभी देख रहे हैं आप जिस तरह से हवा में स्मोक का इजाफा होता जा रहा है। तो इसमें यह है कि जो आपके उससे ना सिर्फ गला बल्कि आंखें और स्किन भी इससे काफ़ी इफेक्ट हो रही है लोगों की और काफ़ी इसमें मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो हमें जो चीज़ चाहिए इसमें एहतियात ये चाहिए कि हमने खुद से क्या करना है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है थोड़ा सा। खाने पीने की जो आदत है, ठंडे पानी को बिल्कुल आप छोड़ दें। जो लोग गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा एक्सरसाइज कर रहे हैं या उसमें इस चीज़ के लिए इसको मास्क का इस्तेमाल करते हैं, उन लोग इस चीज़ का शिकार कम होते हैं बनस्बत इनके के लोग जो लोग ठंडा पानी पीते हैं, तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं और बाद में मैदे की खराबी की वजह से भी ये चीज़ें काफ़ी जिसमें आ जाती हैं इसमें। लेकिन डॉक्टर हमजा, हम देखते हैं कि एक तो मौसमी खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो लग जाती है खांसी। एक होती है मुस्तकिल खांसी जो आपको रहती ही है, वो आपको 1-1 साल या 2-2 महीने, 3-3 महीने भी मुस्तकिल रहती है, तो उसकी क्या वजह होती है? हाँ जी, उसकी जो वजह मेन चीज़ आती थी खांसी की, एक कॉज नहीं है। ठीक है, जो वक्ती तौर पे खांसी जैसे सीजनली खांसी आ रही है, अभी मौसम चेंज होने के साथ जैसे खांसी आ रही है तो ये तो डेफिनेटली थोड़ी सी कोई आप मेडिकेशन लेंगे या कोई टोटका ऐसा घर में इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतर हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे खांसी बढ़ती रहती है, ये चल रही है मामला और आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो फिर वो आगे जाके दमे की सूरत अख्तियार कर जाती है, काली खांसी की सूरत अख्तियार कर जाती है, तो फिर वो क्रॉनिक में चली जाती है। और इतने अरसे में ये चीज़ होती है, बेसिकली ये वायरल एक इन्फेक्शन है, तो फिर आप दूसरे लोगों को भी ये गिफ्ट तकसीम करते जा रहे हैं, दूसरे लोग भी इससे इफेक्ट करते जा रहे हैं। आप तो एक यूज टू हो चुके हैं इस चीज़ के, लेकिन घर में जो दूसरे बच्चे हैं या दूसरे मामलात हैं, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आप उनको भी इफेक्ट कर रहे हैं। आप कम से कम अगर अपना नहीं ख्याल कर रहे तो उनका ख्याल ज़रूर कर लीजिए और फिर खांसते हुए अगर आप मुंह ढांप रहे हैं और एहतियात कर रहे हैं इन चीज़ों में तो फिर इन चीज़ों से दूसरों को भी आप बचा सकते हैं और ख़ुद भी बच सकते हैं। ठीक है। और अगर बलगम गिरता है, रेशा गिरता है, जैसे साइनसाइटिस है, जैसे भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जैसे भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो आपको फ़ौरन कफ आएगी। उसको क्लियर करने के लिए बलगम को आप जब निकालेंगे, इसको गले को साफ करेंगे, उसके लिए भी आपको खांसना पड़ेगा। तो ज़ाहिर बात अगर आपके सामने या आपके साथ कोई बैठा है या कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो चीज़ लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि मौसम सरमा में बंद कमरों में ज़्यादातर लोग बैठते हैं, ज़्यादा इतनी वेंटिलेशन नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि ये चीज़ ज़्यादा स्प्रेड करती है फिर उसके लोगों के लिए। एहतियात नहीं करते लोग। और जैसे हम पुरानी खांसी या खुश्क खांसी की जैसे डॉक्टर हमजा बात कर रहे हैं
तो जो खुश्क खांसी होती है वो बड़ी तकलीफ होती है, मतलब वो एक तो होती ही जाती है कॉन्टीन्यूसली और उसकी वजह से गला भी दर्द होना शुरू हो जाता है, खराश होना शुरू हो जाती है गले में। तो उसका कोई आसान हल मौजूद है जो हम घर में ही या डॉक्टर के पास जाएं तो वो उसका इलाज हमारे पास हो? देखिए, डॉक्टर के पास तो आपने आना है, लेकिन सबसे पहले ये है कि अगर आप एहतियात करें, आप नीम गर्म पानी अगर डेली पी रहे हैं, मैं नहीं समझता आपको खांसी होगी। वो अगर कोई आप भी खांसी हो सकती है? कोई नहीं खांसी हो सकती। ठीक है। अगर आपका गला अपना गला खुश्क नहीं होने दे रहे, जैसे ही आपका थ्रोट खुश्क होगा, ड्राई होगा, जैसे ड्राइनेस बढ़ेगी आपको कफ होगी। अगर ये चीज़ें आप इस पे एहतियात कर लेते हैं तो फिर भी इससे बेहतरी रहेगी आपको। और फर्दर जो है, जो बंदा स्टीम ले रहा है, दिन में 1 या 2 दफ़ा स्टीम ले लें आप, उससे भी आपको खांसी में काफ़ी मिलता है, साइनसाइटिस में बेहतरी आती है, PND में बेहतरी आ जाती है। ये मामला वो हैं कि जिससे आपको आप घर में बैठे इजीली आप सेफ रह सकते हैं। इस तरह ही अगर आप गर्म पानी के अंदर हल्दी, 1 चम्मच हल्दी डालकर उसकी स्टीम लें, उससे भी बहुत फ़ायदा आपको होगा। फिर अदरक है, शहद है, काली मिर्च है, इनको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे काफ़ी इफेक्ट होता है, और स्टीम के साथ। ठीक है। और पीने के लेकिन लिए जैसे डॉक्टर हमजा, वैसे तो खांसी लगी रहती है, लेकिन जो स्मॉग के वक्त जो सीज़न आने वाला है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया और कुछ दिन में हम देखेंगे कि स्मॉग भी पड़ना शुरू हो जाएगी, तो इसमें भी एक जो खांसी है हमारी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि कहवाज भी पीने चाहिए। कौन कौन से कहवे हमें पीने चाहिए? दूसरा, जो होम्योपैथिक में इसका क्या प्रोसीजर है, कितना लंबा प्रोसीजर हो सकता है? क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर होता है होम्योपैथिक बनिस्बत एलोपैथिक के। नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल एग्री नहीं करता। डिपेंड करता है भाई, पेशेंट को अगर अस्थमा है तो अब उसके लिए आप क्या चाह रहे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी दवाई खाए या 3 माह होम्योपैथिक दवाई खा के ठीक हो जाए? ओके। ठीक है। थायराइड प्रॉब्लम आ गया है या इसको ब्रोंकाइटिस है, साइनसाइटिस है, साइनसाइटिस में आप सर्जरी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पॉलिस बन जाते हैं, तो उसमें बेहतर नहीं है कि आप 3 महीने होम्योपैथिक या 2 माह होम्योपैथिक के बाद खा लीजिए, तो उससे आप पूरी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो जाएं, बजाय इसके कि आप अगर ऑपरेट करवा रहे हैं और उसके बाद 6 महीने बाद या साल बाद फिर दोबारा वही चीज़ आपको करवाना पड़ती हैं। तो उससे फिर मेरा ख्याल होम्योपैथिक को हम प्रेफर ज़्यादा करेंगे। तो होम्योपैथिक में जैसे अभी अगर एक पेशेंट आ रहा है, ड्राई कफ है, उसको कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ ये है कि जो उसका थ्रोट में जो है वो एक ड्राइनेस रहती है, वो एलर्जी है, जिसको हम एक मॉडर्न जो लफ्ज़ दे दिया गया है वो डस्ट एलर्जी का नाम हम दे देते हैं ना। धुएं से है, मट्टी से है, खुशबू से है, किसी भी चीज़ से है, अगर वो डस्ट एलर्जी आ रही है तो उसके लिए डस्ट एलर्जी की दवाइयाँ हमारी कुछ और बनती हैं, वो हम देते हैं, जिससे कफ आ रही है पेशेंट को, वो कफ उससे ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी कफ आती है, लिवर के किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, लिवर के में चर्बी है बहुत ज़्यादा, आपके बहुत ज़्यादा मुर्गन गज़ाएँ खाने वाले जो लोग हैं, इनको खांसी रहती है, लेकिन ये यूज़ टू हो चुके हैं हम लोग। मैंने बताया ना कि जैसे खांसी आ रही है तो ठीक है, बस थोड़ा सा खांसा, टाइम गुजर गया, क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है। जैसे अब हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हैं, बंद है कमरा, यहाँ पर अगर आपको स्पिटिंग करना पड़ता है या बार बार खांसना पड़ता है, तो मे भी कि वो जो बंदा होगा वो ज़रूर जाएगा कि मैं अपना कोई ट्रीटमेंट करवाऊँ, को मैं ऐसा टोटका करूँ कि जिसकी वजह से मुझे दोबारा ये शर्मिंदगी ना करनी पड़े। लेकिन हमारे यहाँ पर लेक ऑफ एजुकेशन कम है, लोग जाते हैं, वो मोटरसाइकिल पे ही अगर कोई जा रहा है तो वो थूकेगा, वो नहीं देखेगा पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, वो पीछे वालों को भी तोहफा दे के जाएगा कि नहीं मैं यहाँ से गुजरा था, आप याद रखिएगा कि मैं यहाँ से गुजरा, आपको भी खांसी लगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, चीज़ें कि अवेयरनेस और लोगों को बताना कि आपने किस तरह करना है। होम्योपैथिक में खांसी का, दमे का, इन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज है, और विद इन डेज जो है वो, और विद इन आवर्स जो है वो पेशेंट को फ़र्क पड़ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें लेंथी हम पेशेंट को लेके चलते हैं या करते हैं, ये चीज़ें नहीं है। ट्रीटमेंट मौजूद है और बहुत अच्छी अद्वियात इसमें मौजूद है हमारे पास होम्योपैथिक। ट्रीटमेंट जो है उसकी कितनी मतलब ड्यूरेशन होती है? 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, लेकिन अगर अंदर से एक दिन अगर दवाई नहीं खाई तो दोबारा से तो नहीं स्टार्ट करना पड़ता पेशेंट को? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। और ये 3 माह 6 माह के वो पेशेंट होते हैं जो बहुत क्रॉनिक होते हैं, ठीक है, जिनको जैसे एस्थमेटिक पेशेंट हैं, कोई थायराइड के पेशेंट हैं, या लिवर ड्यू टू फैटी लिवर की वजह से उनको आ रहा है, मैदे की खराबी की वजह से आ रहा है, जब गैसेज उठती हैं तो वो ऊपर जब रिफ्लेक्स करती हैं वापसी की तरफ खाने की खुराक की नाली में, वो जो सांस की नाली आप डिस्टर्ब होती है और पूरी चीज़ें इरिटेट करती हैं, देन फिर ये चीज़ें होती हैं, उसके मुताबिक हम दवाई दी जाती है, मर्ज़ को देखकर, पेशेंट को देखकर उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू सिम्टम दवाई दी जाती है। मैं तो कहता हूँ ऐसे जो पेशेंट जो नहीं किसी भी अद्वियात से ठीक हो रहे, वो आए होम्योपैथिक ट्राई करें, अपने नज़दीक तरीन किसी भी होम्योपैथ से मशवरा करें, जो अच्छा कंसल्टेंट होम्योपैथ है वो आपको अच्छी दवाई लिखेगा। ज़्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं होती होम्योपैथिक की, 100-200 रुपए की दवाई आ जाती है सारी, और पूरा महीना आपने इस्तेमाल करना है। डॉक्टर हमजा हर जगह ही तो होम्योपैथिक के क्लिनिक्स खुले हुए हैं, पता कैसे चलेगा कि ये अच्छे वाले होम्योपैथिक हैं, ये सर्टिफाइड हैं, जिनके पास जाना चाहिए? देखिए जी, जब से ड्रैप रेगुलेटरी ऑफ पाकिस्तान आ गया है तो अद्वियात में तकरीबन मेरा ख्याल अभी नामुमकिन हो चुका है कि 2 नंबरी। एक चीज़ तो ये है,
और दूसरा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जितनी मेहनत से काम कर रहा है और जिस तरह से लोगों को एक एक जगह पर चेक कर रहा है, अगर उसको भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप वहाँ पर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले आप उसका बोर्ड जब देखेंगे उसमें आपको नजर हो जाएगा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये रजिस्टर्ड है पर PSC से, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से या नहीं है। और राइट नो आप हर बंदा दूसरे बंदे की एक अच्छी रिप्यूट से मालूम चल जाता है कि कौन किस तरह का है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई आजकल के दौर में अगर कोई किसी को बेवकूफ़ बना सके। PSC का, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नंबर जरूर चेक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करें जिस भी होम पे डॉक्टर के पास जाएं आप। अच्छा। और देखें वो दवाई जो है वो आपको पेटेंट दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आपको दे रहा है, तो फिर आप दवा लें। अदरवाइज दवा लेने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे किसी भी डॉक्टर से। आपने पैसे पे करने हैं, आपने कंसल्टेंट पे कर रहे हैं और आप दवा ले रहे हैं, वैसे तो नहीं ले रहे कि आपको जबरदस्ती दवा दे देगा। आप मुतमिन हैं उस डॉक्टर की दवाई से तो लें, नहीं मुतमिन तो आप बिल्कुल उसको सॉरी कह सकते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं करेगा। बिल्कुल। और जैसे मैं बात करी थी कि 3 किस्म की खांसी होती है और सबसे लास्ट वाली स्टेज शायद आप ही मुझे बता सकते हैं कि वो बलगम वाली खांसी होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा मसला जन्म लेता जा रहा है और लोगों को भी ये इसके साथ चलते जा रहे हैं लोग, तो इसका क्या हल है और ये खासतौर पर बलगम क्यों बनना शुरू हो जाती है? बलगम जो है ये बेसिकली हमारी जो आलूदगी है हमारे इर्द गिर्द में, जो शोर है गाड़ियों का, आप घर से जब बाहर निकलने सबसे पहले आपको चिंची रिक्शों की सलामी मिलती है कम से कम 21 नहीं 100-150 की, वो जो उसका शोर एक होता है वो आपको सबसे पहले वो उसको बिल्ड करता है बलगम को। ठीक है। बलगम रेशा जब बनता है, अब आपने क्या करना है, जब भी पेशेंट कोई आएगा तो अब खांसी इसमें ये चीज़ नहीं आ रही, अब खांसी क्या है, उसको खांसी नहीं है, उसको क्या है PND है। PND बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग, जिसको केरा बोला जाता है उर्दू में। ठीक है। अब वो क्या करेगा, निकालने के लिए अपने केरे को ये चीज़ गला साफ करता है ना वो, अब वो गला साफ करेगा, उसको या स्पिट कर देगा या वो अंदर चला जाएगा। अब ये जब ड्रिपिंग होती रहती गले के अंदर, कंटिन्यूसली गिरता रहता है गले में, हल्का रेशा गिरता रहता है, इससे क्या होगा, आपका मैदा खराब होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपके जो है इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सुबह जब उठेंगे मतली होगी, मुंह से स्मेल आ रही होगी, तो पेशेंट ये समझता है पता नहीं जी मुझे क्या हो गया, मेरा मैदा खराब है। अब उसके करता क्या है, लोग क्या करते हैं, मैदे की दवाई खानी शुरू कर देते हैं। हालांकि मैदा आपका ठीक है, अभी मैदा खराब आपका क्यों हो रहा है कि आपको रेशा बलगम जो है वो आपके नाली के गिरता जा रहा है, इकट्ठी हो गया। अब ये रात पूरा इकट्ठा होता रहा है, ठीक है, आपने तो स्पिट नहीं किया उसको। अब जब सुबह उठेंगे तो आपको हल्की सी स्मेल आएगी, इसमें बदबू सी होती, मतली सी आती। मोस्टली पेशेंट हमारे पास आते हैं ना क्लिनिक पे, तो वही चीज बताते हैं, डॉक्टर सुबह उठते मुंह से बड़ी बदबू आती है। अब वो बदबू यही चीज है कि आपसे पूरी नाली भरी हुई है, फिर आपने जब थूका सारा दिन किया, डॉक्टर सारा दिन बहुत अच्छे रहे जी, सारा दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस चीज़ को जब आप ट्रीट करते हैं, फिर साइनसाइटिस मैंने बताया, साइनसाइटिस की जो चीज़ें हैं, नाक के गरूद बंद हो जाते हैं आपके दोनों तरफ के या एक तरफ के, या पॉलिप्स डेवलप हो जाता है। ये भी गंदगी की वजह से ही मोस्टली होता है। जिन लोगों के नाला के करीब घर है वो लोग, और जो लोग पोल्यूशन में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा शोर में काम करते हैं, वो लोग इससे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना इस पर ट्रीटमेंट करवाइए। इसमें वैसे एक देसी जो चीज़ है, इसमें गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए। ठीक है, गुड़ अगर आप लोग खा रहे हैं तो गुड़ जो रेशा और बलगम को बिल्कुल खत्म कर देता है। फिर जिन लोगों को जुकाम बहुत रहता है, विटामिन C की इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जैक्टली, हाँ, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें होम्योपैथिक अद्वियात भी हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं। जुकाम की आपने वैसे डॉक्टर हमजा बात की है, तो जुकाम और बुखार भी आगे वाले सीजन में बहुत होने वाला है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो जुकाम अक्सर हो जाता है तो बड़ा स्वेयर जुकाम होता है, लोग ये भी कहते हैं कि जब तक ये अपना टाइम मुकम्मल करेगा तभी जाएगा, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ये कितनी हकीकत है इसमें? नहीं, इसमें देखें, ये जुकाम उस टाइम अब हो रहा है जब आपका कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। इसमें आप देखेंगे मोस्टली बड़े बुजुर्ग या बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इसमें। तो इसमें फिर इसके लिए हमारी जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं वो बड़ा अच्छा काम करती हैं। उसमें फ़ौरन विदिन 2-3 आवर्स जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जुकाम में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, ठीक है। इसके हवाले से फिर कोई घर में टोटके हों वो कर सकते हैं लोग, या जी बिल्कुल, मैंने बताया जैसे गर्म पानी है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये काफ़ी इसके लिए फ़ायदा देती हैं। गर्म पानी और जो स्टीम है, ये सबसे बड़ा नज़ले ज़ुकाम के लिए जो सबसे बड़ा एहतियार है। मैं तो ये चीज़ बोलूँगा, जो बंदा स्टीम ले रहा है उसको ज़ुकाम नहीं हो सकता, उसको ये चीज़ें नहीं हो सकती, खांसी वगैरह नहीं हो सकती। और अगर बच्चों को ये खांसी या ज़ुकाम वगैरह नज़ला हो जाए तो उनके लिए क्या इलाज है, मतलब उनको उस चीज़ से साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो? उसमें होम्योपैथिक अद्वियात मैंने बताया ना, उसमें हमारी जैसे एक काली म्योर के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो बहुत अच्छी है। फिर खांसी के लिए सबसे टॉप ऑफ द रेमेडी है हमारी एक स्पॉन्जिया टोस्टा के नाम से मेडिसिन है, ब्रायोनिया है, रियूमेक्स है, इस तरह करके ये अद्वियात बहुत अच्छा काम करती हैं बच्चों के लिए। और एलियम सीपा है, ये प्याज के पानी से बनती है। अच्छा, तो इस तरह करके ये चीज़ें हैं कि जो आप किसी भी कंसल्ट से, आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर जैसे फेसबुक पर है या मेरा पेज है, या आप किसी भी होम पेज से आप उस पर एक क्लिक करें तो आपको रिप्लाई कर दिया जाता है। आप किसी भी जगह से खरीद लें, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप क्लिनिक पे आएँ या फीस पे करें
और आप उसमें कंसल्टेशन करें। और दवाइयाँ आप कहीं से भी लेकर बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर रहती है, बजाय इसके कि बच्चों को आप एंटीबायोटिक दे के या दूसरी चीज़ें दे के बच्चों का निज़ाम जो है वो मज़ीद कमज़ोर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ मौजूद है, होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हमजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप यहाँ पर आए। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जनाब आगे जो है स्मॉग का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो इसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको किस तरह आप टैकल कर सकते हैं, उससे कोप अप किस तरह कर सकते हैं, घर में एहतियात करके, और बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मुझे आपने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तानी खवातीन और उनको मैसर मुआशी मौक़ों के हवाले से, तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने मुल्क भर में बेरोज़गारी की बढ़ती हुई शरह की जो एक संगीन तस्वीर पेश की है, उसके मुताबिक मुल्क की 40% से ज़ायद जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं वो बेरोज़गार हैं इस वक्त। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त 24% तालीम याफ्ता अफराद बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी की एक वजह मर्दों खवातीन का अपने कारोबार की तरफ ना आना भी है। हालांकि वर्ल्ड बैंक इस बात का एतराफ़ भी कर चुका है कि गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान पाकिस्तान में खवातीन को मैसर मुआशी मौक़ों में बेहतरी आई है, और कोरोना वबा के दौरान खवातीन की एक बड़ी तादाद ने ऑनलाइन बिजनेस में किस्मत आजमाई भी की, और बहुत कामयाब बिजनेस मॉडल्स की कई मिसालें हमारे सामने भी वो आई हैं। और पाकिस्तान पढ़ी लिखी खवातीन क्यों बेरोजगार हैं इस वक्त, खवातीन अपने पाँव पर क्यों खड़ा होने की तरफ तवज्जो नहीं देती हैं, खवातीन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे मैं अभी बता रही थी, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 40% जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं वो इस वक्त बेरोज़गार हैं, और बाकी भी लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन जो ज़्यादा हमें कह लें कि दुख होता है कि पढ़े लिखे हमारे जो लोग हैं, वो चाहे मर्द खवातीन हो, दोनों ही वो घर पे बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं। किन वजूहात की वजह से आपको लगता है कि ये लोग घर बैठे हुए हैं या बेरोज़गार हैं? पहले तो मैं आप लोगों की टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को और इतने लेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक को आप लोगों ने हाईलाइट किया है। ये मल्टी फैक्टोरियल है, यानी इसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा, और इस पर तो हम पूरा दिन भी बात कर सकते हैं। एक एक फैक्टर को हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहला फैक्टर ये है, चाहे हमारे पास मर्द हो चाहे हमारे पास औरतें हों, हम पढ़ते हैं जॉब हासिल करने के लिए। पढ़ाई का मकसद जॉब हासिल करना नहीं है, तालीम का मकसद स्किल डेवलप करना है। जब आप तालीम हासिल करते हैं, आप हुनर सीखते हैं स्किल डेवलप करने के लिए, तो तब आपको किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं होती है, कि आपको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती है कि वो आपका सहारा बने और आपकी जेब में हलाल कमाई आना शुरू हो। जिस इंसान के पास स्किल है और जिस इंसान के पास हिम्मत है और दिमाग है, वो भूखा नहीं सो सकता। अल्लाह ताला की करम और मेहरबानी के साथ वो अपनी स्किल पर खुद काम करके अपना काम डेवलप कर सकता है। दूसरी रीज़न हमारे पास, मुझे इतना दुख होता है कि मैं तो अपनी आधी क्लास फेलोज को ही देख लूँ, तो हाफ ऑफ देम हैव नॉट, सिंस ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स, उनमें से किसी ने जॉब नहीं की है, इतनी सारियों ने तो हाउस जॉब भी खत्म नहीं की है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा गोल है पाकिस्तान में खातून का डिग्री हासिल करने का, वो एक अच्छा रिश्ता है। लेट्स टॉक अबाउट इट, ऑलराइट। और ये नहीं होना चाहिए। खवातीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में खवातीन खुद भी शामिल हैं। वही अम्मी जो आपकी बचपन से फीडिंग करना शुरू करती हैं कि बस 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 अपनी बच्ची को जैसे उसका नौकरी करना और उसका मुल्क की मईशत में हिस्सेदार होना कोई बुरी बात है, कोई टैबू है। या अगर वो अपने घर की भी सोशल और प्रोफेशनल और ये जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक हालात है, अगर उनको सुधारती जैसे कोई टैबू है, असी अपनी कुड़ी को कोई नौकरी थोड़ी करानी है। बताएं मुझे, ये सारे क्रू के लोग मौजूद, ये लोगों ने कितनी बार सुने अपने मुंह से, असी तो सिर्फ अपनी कुड़ी नू पढ़ाना है। हाँ। क्यों जी आपने डिग्री जाया करनी है? क्यों आपकी बेटी पर? वही लड़कियां जो डॉक्टर्स भी होती हैं, इंजीनियरिंग भी उन्होंने की होती है, उसके बाद शादी के बाद वो घर बैठ जाती हैं, और वो लोग फिर उन डिजर्विंग लड़कियों का हक मार देती हैं जिन्होंने बाहर निकल के कुछ करना होता है। जिन्होंने बाहर निकल के कुछ करना था, ये उनकी सीटें थी। खास करके हमारे डॉक्टरी के प्रोफेशन में 0.0001%
डेसिमल से एक सीट नीचे होती है। इतने टफ कंपटीशन के बाद हम मिड स्कूल में एंटर होते हैं। वो 3-3 डेसिमल वाली नीचे वाली लड़कियां शायद ज्यादा हकदार थी। आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम माई ओन क्लास फेलोज कि मैंने कोई नौकरी थोड़ी करनी है यार, मैंने तो शादी करनी है। तो ये सोच के उनको पैदा होते ही आ गई उनके माइंड में, ये सोच उनके घर वालों ने उनके जहन में डाली है। क्या इस डिग्री के बाद आपकी बच्ची पर, आपके बच्चे पर पाकिस्तानी माशरे का कोई हक नहीं है? एक माशरा जिसकी 51% आबादी एक जेंडर है, 2% से ऊपर है हमारी पॉपुलेशन मर्दों से, हम औरतों की 51% आबादी की डिग्री का मकसद अगर उसके बाद घर बैठ के माशी मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट ना करना है, तो क्या ये माशरा आगे जाएगा? इसका तो मुझे जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। माशरा कैसे आगे जाएगा? आधी आबादी की डिग्री का मकसद ही कुछ और है। हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा फैंसी ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया हुआ है कि बच्ची को एक हाई फाई यूनिवर्सिटी से, लेट्स नॉट नेम द यूनिवर्सिटीज, MBA कराना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ताकि हम बाद में करोड़ रुपए उसकी प्राइवेट एजुकेशन पे लगा देना है, ठीक है? और उसके बाद उसने नौकरी नहीं करनी सिर्फ इससे कि शी वांट्स टू गेट मैरिड। अब दूसरे पहलू की तरफ अच्छे रिश्ते के लिए सिर्फ उसको अच्छा पढ़ाना, डेफिनेटली अच्छे रिश्ते की तरफ अच्छा करते हैं। और हमारे यहाँ पे भी जो आंटियां रिश्ते ढूंढने निकलती हैं, हमें डॉक्टर बहू चाहिए। अब यहाँ पे वो लड़कियों की बात जरा कर लेते हैं जो कुछ करना चाहती हैं। अब जाहिर है वो अपने बेचारी घर भी नहीं तोड़ना चाहती हैं। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी पढ़ी लिखी लड़कियां एक अच्छी तरबियत का नतीजा है, और वो फिर इस चक्की में पिसती हैं कि ये तो मेरे ख्वाब थे और अब मैं घर भी नहीं तोड़ सकती हूँ। अब आंटियां ढूंढती हैं रिश्ते निकलने के लिए कि एक इंतहाई काबिल, अच्छी डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जिसके बाद वो बाहर निकलेगी भी नहीं। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि रिश्ते के टाइम झूठे वादे करते हैं कि बाद में जी बाद हम में आगे पढ़ाया पढ़ाएंगे, जाएगा या बाद में नौकरी काम करने करने दिया देंगे। जाएगा। एंड द मोमेंट द गर्ल, द लेडी स्पीक्स अबाउट कि अब क्या मैं अपनी सीवीज ड्रॉप करूं, अब क्या मैं ये करूं, देन सडनली पहले इसकी इजाजत लो। ठीक है जी, शौहर की इजाजत आपको बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन शौहर ने भी आपको वादा किया था, शौहर के घर वालों ने भी वादा किया था आपको फैसिलिटेट करने का, फिर वो उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह उन बच्चियों में भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, ना वो अपना घर तोड़ सकती हैं, और उन्होंने भी आपके बेटों की तरह ही इतने साल मेहनत में लगाए होते हैं, और उनमें से काफी सारियों ने आपके बेटों जैसे काफी सारों को तालीम के मैदान में पीछे छोड़ा होता है। तो आपको कोई हक नहीं है उनके ख्वाबों को, उनके पोटेंशियल को अपने पैरों के नीचे कुचलने का। लेकिन क्या डॉक्टर सहर, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ये तो हमने उनकी बात कर ली जो शादी के बाद घर बैठ जाती हैं, जो शादी से पहले अपनी डिग्री हासिल करके घर पे बैठी हुई हैं, क्या ये भी फैक्टर हो सकता है कि उनको मर्दों के बराबर नौकरी के अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इस वजह से वो घर पे बैठी हुई है? अच्छा, हमारे यहाँ पे ना चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आजकल की जनरेशन में ना मुनीबा आप देखेंगे ये चीज बहुत ज्यादा है कि वो चाहते हैं पहले दिन ही उनको 5 डिजिट सैलरी मिल जाए। क्यों पहले दिन आपको 5 डिजिट सैलरी मिल जाए? क्या आपने मार्केट में जिस भी फील्ड से आप एसोसिएटेड है अपना नाम डेवलप किया है? क्या आपने मेहनत की है? क्या आप भूल गए हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को? अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है, दाने को तो खाक में मिलना पड़ेगा ही। अगर आप प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार नहीं है तो आप तरक्की के भी हकदार नहीं हैं। क्यों मिले? अगर आप, मैं मानती हूँ आपके पास किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, हम सब भी उन फेजेस से गुजरे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। अगर आपके पास अच्छी डिग्री है भी, आपका स्किल किसी ने नहीं देखा है, आपने सिर्फ एक नींव बनाई है, आपने सिर्फ एक बेस बनाई है अपने गोल्स की, उनकी तरफ आपको चलना है। और अगर आपको इवन के मैं कहती हूँ 3 डिजिट या 4 डिजिट वाली सैलरी भी नहीं मिलती तो किसने कहा आराम से बैठे? एंड यू नेवर गेट योर ड्रीम जॉब ऑन डे 1। अगर आपको पहले 10 साल में भी अपना ड्रीम करियर, अपना ड्रीम जॉब और आपको अपना गोल मिल जाता है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। और आपको अपना ड्रीम गोल कब मिलता है? मैं आपके मीडियम के थ्रू सारे नौजवानों को कहना चाहूंगी, जब आप गिरने, झुकने और हारने के लिए तैयार होते हैं, यानी जब आप तजुर्बे के लिए तैयार होते हैं। आप तजुर्बे के लिए तैयार नहीं है और आपको जीत चाहिए। आप जब तजुर्बे करेंगे, जब आप सीखेंगे, जब आप अपना पोटेंशियल डिस्कवर करेंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 10 साल बाद आपको पता लग जाएगा, this is where I am good, this is where I can develop my market, this is where I can excel। और फिर आपको पता लगेगा कि आपके लिए वो कौन सी चीज दी गई है जो आपको करनी चाहिए। पहले दिन अगर नहीं भी समझ आती है, अगर कंफ्यूजन में 17-18 साल की उम्र में, तो हमारे यहाँ पे ना करियर काउंसलिंग का ट्रेंड है ना किसी चीज का। बच्चों को उनका प्रोफेशन चूज करने पे मजबूर कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर डिग्री करके भी आपको लगा कि ये डिग्री मेरे लिए नहीं थी, डू अनदर डिग्री। एंड इन द मीनवाइल जिसकी आपने डिग्री की है उससे अपनी रोजी रोटी और अपने बिल्स पे करें। इट इज
ओके, एज लॉन्ग एज आप हलाल कमा रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप मेहनत कर रहे हैं, तो किसी चीज में कोई शर्म नहीं है, किसी चीज में कोई यार नहीं है। लेकिन जैसे आपने बात किया कि इम्पोज भी बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर कर दी जाती हैं, खासतौर पर लड़कियों के ऊपर कि आपने भाई यही डिग्री करनी है, प्रोग्राम करना है। लेकिन हमारी जो लड़कियां देख रही हैं उनको कुछ बताएं कि किन फैक्टर्स के हवाले से, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके हवाले से वो अपनी डिग्री या फिर किसी भी प्रोग्राम में जो है वो दाखिला ले सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए वो? देखिए, इंसान की ना पर्सनैलिटीज की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस और डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। चाहे कोई इंसान कितना ही काबिल क्यों है, लेकिन अगर मैं एक एक्सट्रोवर्ट वाला, यानी जिसको बात करने का शौक है, जिसके सोशल स्किल्स तेज है, जिसको लोगों की पर्सनैलिटी जांच के अपनी कम्युनिकेशन चेंज करना आता है, अगर मैं एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट वाला टास्क दे दूंगी, यानी आपकी तरह मैं उसको बिठा दूं कि मुनीबा की तरह इतनी ही महारत से बैठ के एक शो होस्ट करो, ठीक है, और करो कमाल की बात किसी भी टॉपिक पर, 1 सेकंड में कैमरा ऑन, तो वो नहीं कर सकता। उसी तरह मैं एक एक्सट्रोवर्ट को, जिसको मेरी तरह पूरा दिन भी तकरीर कराते रहो तो वो थक ना जाए, उसको मैं कहूँ कि पूरा दिन तुमने लैपटॉप और टेबल पे बैठ जाना और तुम टाइप करो, तुमने किसी से बात नहीं करनी है, बस रिसर्च ही करते रहो, ये उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है और एक काम दूसरे के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। अपनी पर्सनैलिटी को जांचने की कोशिश करें, एंड देन देयर इज एन नाकाम कोई भी इंसान नहीं होता है। हर इंसान को किसी ना किसी हुनर के साथ पैदा किया होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक बल्ब लगाया है, बल्ब की बैटरी डिफरेंट है। बल्ब की बैटरी आपके माँ बाप ने, आपके दोस्तों ने, आपके टीचर्स ने नहीं ढूंढनी, बल्ब की बैटरी आपने खुद ढूंढनी है। उसके लिए आपको हारना है, आपको थकना है, आपको सीखना है। आप अपनी पहले पर्सनैलिटी तो आइडेंटिफाई करें, इसलिए मैं कहती हूँ कि करियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर पर्सनैलिटी टाइप, इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशन दैट यू वांट टू एंटर इनटू। इससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन, गालिब से किसी ने पूछा अयाशी क्या है, ठीक है, तो ये मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था और बस उसी कोट पे निकल पड़ी। अच्छा, गालिब ने कहा कि अगर तुम्हारा शौक तुम्हारा जरिए माश बन जाए तो इससे बड़ी कोई अयाशी नहीं है। यानी आपको पूरा दिन लगेगा ही नहीं आप मेहनत कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि 2 लोग जो है वो एक ही फील्ड और एक ही जॉब में होते होंगे, एक पूरा दिन खुश रहता होगा और एक थक जाता होगा। काम एक ही कर रहे हैं, घंटे एक ही हैं। बात यह है कि जो पूरा दिन खुश रह रहा है वो अपना शौक पूरा कर रहा है, वो अपना पर्पस सर्व कर रहा है, वो अपना पैशन सर्व कर रहा है। अपना शौक आइडेंटिफाई करें। कोई एज लेट नहीं है, 50 भी लेट नहीं है, 60 भी लेट नहीं है। तब तक जो उसके लाभ के हाथ में है उससे पैसे कमाए और फिर गालिब के कहने के मुताबिक अपने शौक को अपना जरिए माश बना लें और आयशी करें, ये कह सकते हैं। दूसरा जो मसला एक बहुत ज्यादा है कि आप कहीं पर भी चले जाएं, वो चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर पर हो, कुछ भी हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक बड़ा मसला है और बढ़ता ही जा रहा है। उसको कैसे कम कर सकते हैं? इसका क्या हल है? लेडीज, यू आर नॉट द विक्टिम, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जिस भी हालात में हैं, आप जहां पर भी हैं, एक बात याद रखिएगा, कामयाब आदमी से रिश्तेदार नाराज नहीं होते हैं। आपने कामयाब होना है, बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो आपके साथ खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने रिबेल नहीं होना है। आपने इज्जत से और एहतराम से, आप जिस भी सोशल स्टेटस और जिस भी सोशल स्टेचर के मालिक हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहना है। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर लाइफ, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस, स्पीड डज नॉट मैटर। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला को ढीठ इंसान, याद रखिएगा, ढीठ बेगैरत नहीं, दोनों चीजों में फर्क होता है। अल्लाह को ढीठ इंसान से बड़ी मोहब्बत होती है। जो इंसान अच्छाई में, जो इंसान मेहनत में, जो इंसान किसी अच्छी मंजिल की हसूल की तरफ करता रहे, जो अल्लाह ने बरकत डालनी है, आपने कोशिश करनी है। मैं कहती हूँ 1 साल में आप अपना एक स्टेप भी मनवा लेते हैं, ये प्रोग्रेस है। और अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की प्रोग्रेस से कंपेयर करना छोड़ दें। जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी, आपके घर वाले भी मानेंगे, लोग भी मानेंगे, दुनिया भी मानेगी और आप खुद भी खुश होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। और दूसरा, जैसे आजकल फ्रीलांसिंग या फिर समझ लें कि एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है और उसमें खवातीन के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इससे किस तरह फायदा उठा सकती हैं, घर पर बैठ के अपना नाम किस तरह बना सकती हैं? अमेजिंग। मैं तो कहती थी हमारे यहाँ पे इतनी सारी जो टैलेंटेड खवातीन है जिनके बेकिंग स्किल्स देख के अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स वालों को चक्कर आ जाए, उनके लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे कि आपने शो के शुरू में बात की है, बहुत सारी खवातीन ने अपना बिजनेस डेवलप किया भी है, दे आर डूइंग वेल। हमारी इतनी टैलेंटेड खवातीन जो ये सदर और लिबर्टी में ऐसी मैचिंग करती हुई फिरती है कि डिजाइनर्स भी हैरान हो जाएं, वो घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस, इट इज अ ब्लेसिंग। आप इसका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? इतनी सारी खवातीन
खवातीन हैं जिन्होंने इतने महदूद से माशी ज़राए में अपने घरों को इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, इतनी सारी खवातीन हैं, आपके पास बॉटनी की डिग्री नहीं है लेकिन आपको पता है किस पौधे को कैसे बॉडी करनी है। आप एक बॉटनिस्ट हैं, आप जो भी चाहें अपना बिजनेस, अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करें, वो आप शुरू कर सकती हैं। हमारे यहाँ पे कितनी सारी खवातीन हैं जो हैंड एम्ब्रॉयडरी में अच्छी हैं, अपने घर के इतने प्यारे प्यारे कुशन अपने घर के लिए सीती हैं, पोते पोतियों के लिए सीती हैं, तो अपने सोशल स्टेटस के लिए भी सिएं, अपना भी बिजनेस डेवलप करें, अपना भी लोगो डेवलप करें। लेकिन इसके लिए कोई खास स्किल्स चाहिए होते हैं अगर आपने अपना कोई कारोबार शुरू करना है या फ्रीलांसिंग चीजें शुरू करनी है घर से बैठकर? देखिए मेरी बात सुने, महदूद जराए चाहे आपके पास जितने भी हों, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में आपका कैमरा है, आजकल मोबाइल और कैमरा सबके हाथ में है। हाँ। अपने हुनर की वीडियो बनाएं। मैं आपको सबसे सिंपल स्टेप बताती हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, और अपने हुनर की वीडियो फ्लोट करें। अगर आप में टैलेंट मौजूद होगा, आपके पास मौके आएंगे। और अब तो हमारे पास YouTube पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग स्किल सीखने के लिए। डेफिनेटली यू हैव टू लर्न दैट। और आपके पास इतनी सारी फ्री वीडियोस मौजूद हैं, आप उससे स्किल्स सीखें। आप सीखें कि आपने अपने आप को मार्केट कैसे करना है, अपने पेज को कैसे मार्केट करना है। सोशल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं आपके पास, फेसबुक, इंस्टा। आपको इतनी महंगी महंगी मार्केटिंग टीम्स हायर करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी मार्केटिंग टीम बने, आप खुद अपने मैनेजर बने, आप अपना बिजनेस चलाएं। जैसे जैसे आपका बिजनेस थोड़ा प्रॉफिट की तरफ जाता जाएगा, मेरी मामा एक बात कहती होती थी बड़े मजे की, पहले हट्टी फेर कट्टी फेर पट्टी। यानी पहले आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और आपको कम मिलता है, फिर आप जितना इन्वेस्ट करते हैं आपको उतना ही मिलता है, और उसके बाद आप कम इन्वेस्ट करते हैं और आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन पट्टी तक पहुंचने के लिए हट्टी और कट्टी से गुजरना जरूरी है। अल्टीमेटली जब आपके जराए डेवलप होते जाएंगे, आप अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी पूरी टेक्निकल, डिजिटल हर चीज डेवलप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इन योर रीच। सबसे मुश्किल जो स्टेप होता है वो पहला होता है। पहला स्टेप आपने जब लेना होता है। पहला उठता है ना, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप बिल्कुल। और ये कोरोना में बहुत ज्यादा खवातीन जो है उन्होंने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए और उन्होंने अपना एक कह लें कि वो दिन में वो मशहूर हो गई हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि मतलब कम वसाइल में भी हम अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कर सकते हैं मुनीबा। आपके पास एक रुपया भी नहीं है तो आप अपना जो भी काम इस वक्त बैठ के करें, आप उसकी पिक्चर तो फ्लोट कर सकते हैं ना। आपके पास मौके आएंगे और डिस्करेज नहीं होना है। हर इंसान की जो ब्लेसिंग के नजूल का ना टाइम डिफरेंट होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से, किसी को बहुत देर से। अगेन आपने ढीठ रहना है, आपने कोशिश जो है उसको आपने करते रहना है। सो यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। लेकिन आसपास के जो लोग हैं जो हमें तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, घर वाले इवन दो कि कभी सपोर्ट भी नहीं करते, तो फिर उनका क्या करें? देखें जी, आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे ना, उन पर जो सबसे ज्यादा डाउट और सबसे ज्यादा तनकीद की होगी ना, वो उनके क्लोज लोगों ने की होगी। आपको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती है ना, रूल फॉर लाइफ, वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर इंसान से मिलती है। और जो आपका सबसे बड़ा हासिद होता है ना, वो आपका कोई बड़ा करीबी इंसान होता है। नॉर्मली जिस एनवायरनमेंट ने, दिस इज ह्यूमन साइकी, हमें ग्रो करते हुए देखा होता है या हमें हमारे स्टार्ट पॉइंट पे देखा होता है। हमारे यहाँ पे लोगों में हसद तो है, हसद की बीमारी तो है, उनसे हमारी ग्रोथ हजम नहीं होती। उनको हजम नहीं होता कि हाउ कैन ही गो फ्रॉम दिस, आई हैव सीन दिस पर्सन इन दिस मिजरेबल कंडीशन, टू दिस। Then because they don't have the guts to go through the process, and since they don't have the guts to go through the process, they start envying you. जितना आपके खिलाफ हसद बढ़ेगा, आपके खिलाफ आपके हिस्से में रिस्क भी बढ़ता जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी मेहनत करते रहनी है और उसको डिस्प्ले पे भी डालते रहे अल्लाह का नाम लेके। मतलब सिर्फ थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है, जिद्दोजहद करनी है, हिम्मत को और हिम्मत करनी है और अपने स्किल्स को डेवलप करना है, पहचानना है कि आपके अंदर कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको आप निकाल के बिजनेस वुमेन भी बन सकती हैं। Absolutely. तो आज हमने इस पर बात की है जनाब खवातीन के हवाले से कि बहुत सारी खवातीन जो बेरोजगार थी लेकिन वो घर पर रहकर भी अपना रोजगार चला सकती हैं, एक अच्छी बिजनेस वुमेन भी बन सकती हैं। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और ये वाला हमारा सेगमेंट है इंस्पायरिंग वुमेन के हवाले से, और इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बासलाहियत खवातीन से करवाते हैं कि जो कुछ मुनफरिद और यूनिक काम कर रही होती हैं। और आपको पता भी है कि जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है, हर चीज़ ही चेंज होती जा रही है और IT रेवोल्यूशन का ये दौर है और दुनिया तेज़ी के साथ डिजिटलाइज्ड भी हो रही है। और इसलिए मॉडर्न ज़माने के साथ चलने के लिए जदीद स्किल्स
सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल डिजिटल दुनिया का है, जिसके लिए कोडिंग की मांग में इजाफा होता जा रहा है। कोडिंग प्रोग्रामिंग की ज़बान होती है जिसकी मदद से दुनिया के तमाम सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो एक कोड school.pk के नाम से एक ऐसा इदारा चला रही हैं जो कम उम्र बच्चों को कोडिंग क्लासेस मुहैया करता है, उन्हें कोडिंग सिखाता है। वो गुज़श्ता 18 सालों से ये स्किल बेस्ड एजुकेशन से वाबस्ता हैं और उनसे जानते हैं कि कोडिंग सीखना कितना ज़रूरी बनता जा रहा है और ये कैसे सीखी जा सकती है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सदफ रहमान है, कोडिंग school.pk की को फाउंडर है। सदफ, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? आई एम गुड जी, थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। सदफ, पहले तो हमारे नाजरीन को बताइए कि ये कोडिंग है क्या और इसका यूजेज क्या है, किस तरह हम इसको कैसे अपनी लाइफ में या इसको सीख कैसे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक ज़बान होती है किसी और मुल्क की, आप चीन की ज़बान मैंडरिन ले लें या इटालियन इटली की ज़बान इटालियन या फ्रांसीसी की ज़बान ले लें, उसी तरह प्रोग्रामिंग जो है एक ज़बान है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर्स के साथ बात कर सकते हैं। अच्छा, टेक्निकली अगर आप सोचें हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को, लेकिन इससे ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट जो शायद किसी और ज़बान में ये फ़ायदा ना हो, साइंटिस्ट ने काफ़ी सदियों से उनको पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट्स जब एक बच्चा या कोई भी लोग सीखते हैं, उनका जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो लॉजिक ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड हो जाती है। और इसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, ठीक है, या 21वीं सदी की स्किल्स इसको कहलाए जाते हैं। सो कोडिंग हमें पता है कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स की सोच की तरफ बच्चों को और बड़ों को लेकर जा रही है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है इसको सीखना भी। और जैसे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो सदफ, पाकिस्तान में कोडिंग बहुत कम लोग जानते हैं कि कोडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो आपको कैसे ख्याल आया कि आपने कोडिंग पहले सीखनी है, फिर बच्चों को सिखानी है, एक स्कूल बनाना है उस हवाले से? बिल्कुल, इट्स स्लाइटली अगर हमने पीछे हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा चले जाएं तो कोडिंग जो है प्रोग्रामिंग 60s से चली आ रही है, कंप्यूटर्स की पहली नस्ल से चली आ रही है। और मेरे वालिद साहब जो थे वो अमेरिका में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी 60s में, पुरानी नस्ल कंप्यूटर्स पे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स पे। सो वो इंजीनियर हैं, लेकिन अमेरिका में 60s में इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त कोडिंग सिखाई जाती थी। और उस ज़माने में ऑब्वियसली कोडिंग एक पंच कार्ड होता था, बड़ा सा कंप्यूटर होता था और कोड एक प्रिंटर पेपर की तरह अंदर आपको पंच कार्ड डालने होते थे और बाहर प्रिंट आउट के ज़रिए कैलकुलेशंस निकलती थी। उसी ज़माने में अमेरिका के अंदर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MIT, एक बहुत मशहूर दुनिया का कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है। उधर एक बच्चों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी जिसका नाम था लोगो। और ये इसीलिए लोगो ये इसीलिए बनाई गई थी कि बच्चों को मैथमेटिकल थिंकिंग सिखाई जाए खेल खेल के ज़रिए। ये एक नया आइडिया था, 60s में ये आइडिया था, स्मार्टफोन से पहले, पर्सनल कंप्यूटर से पहले। तब से वेस्टर्न वर्ल्ड ये सोच रहा है कि बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग और मैथमेटिकल थिंकिंग हम कैसे समझाएं। ठीक। अब मैं 1988 में तीसरी जमात में कराची के स्कूल में मुझे लोगो सिखाया गया था। एंड ये उस ज़माने में प्री इंटरनेट इतना इंटरेस्टिंग हमें लगता था, हट की एक चीज़ होती थी, एक्साइटमेंट होती थी। हम स्कूल से क्लास में लाइन लगा के कंप्यूटर लैब जाते थे। और अलग बात है कि पुराने कंप्यूटर होते थे, लेकिन हम कोडिंग के ज़रिए प्रोग्रामिंग, छोटी सी चीज़ होती थी। लोगो है कि आपने एक नुक्ता होता है स्क्रीन के ऊपर, आप सोचो आम सी चीज़ है, आपको एक शेप में बनाना होता था कि चौकोर बन जाए या दायरा बन जाए। एंड इट वाज, आई स्टिल रिमेंबर, इतने सालों के बाद भी मुझे याद है कि कितनी एक्साइटमेंट होती थी, कितनी शौक से हम वो सीखा करते थे। लेकिन अगर सदफ आपसे पूछा जाए तो बाकी ममालिक के कंपैरिजन में देखा जाए तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये हम काफ़ी सदियों से दुनिया के अंदर और कराची और पाकिस्तान के अंदर भी ये छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर हो रहा है। लेकिन जो सही रेवोल्यूशन आई थिंक आई थी, ये पर्सनल कंप्यूटिंग जब सारों के कॉमन हो गई थी हर जगह, इसी पर्सनल कंप्यूटिंग में 2003 में
ठीक है। जिस साल मैंने ग्रेजुएट किया था, दुनिया में स्क्रैच ब्लॉक कोडिंग का लैंग्वेज उसी MIT लोगो का एक MIT स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया था। और 2013 के करीब एक code.org अदारा है जिसने बहुत एडवोकेसी और MIT के साथ अमेरिकन पब्लिक स्कूल्स में 2016 से ये इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया था। तो अगर सदफ इधर देखें हम काफ़ी पीछे हैं, बिल्कुल, क्योंकि इधर लोगों को पता नहीं है कि कोडिंग क्या है। जो स्कूल्स कर रहे हैं इंट्रोड्यूस, कई हैं, आप सोच रहे हैं एलीट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स शायद हों थोड़े से, जिन्होंने कोशिश की है कोडिंग इंट्रोड्यूस करने में मिडिल स्कूल में। हम चाहते हैं कि किंडरगार्टन या 5 या 6 साल के बच्चे को इस तरह की कोडिंग सिखानी चाहिए, और ये मतलब हो बेस सकता बनाएंगे तो बड़ा हो के जो बच्चे को समझ आएगा कि कोडिंग एक्चुअली है क्या। दूसरा, अगर आपके स्कूल के बारे में पूछूं तो आपके स्कूल में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो करवाए जा रहे हैं और किस तरह मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं उनको बच्चों के हवाले से? बिल्कुल, हमारा जो मेन मकसद है कि और ये मुझे कहने की ज़रूरत पड़ती है, जो थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग भी लगा था इनिशियली, क्योंकि जो एजुकेशन का रीज़न है, मकसद है एजुकेशन का कि बच्चे की थिंकिंग, बच्चे की सोच हमने सिखानी है। पुराने ज़माने वाला आइडिया था कि बच्चे को कुछ बनाना है, कि अगर बच्चा प्रोग्रामर बनना चाहेगा तो फिर उसको मैंने कोडिंग सिखानी है। वो पुराना ज़माने की सोच है। अच्छा। आज की सोच ये है कि हमने कैसे सोच बच्चे के अंदर इनकलकेट करनी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देख लें कि मैथ्स और इंग्लिश या उर्दू हम क्यों सिखाते हैं? मैथ प्रोफेसर तो नहीं बनाना हर बच्चे को, या इंग्लिश प्रोफेसर तो नहीं बनाना हर बच्चे को, ये एक लिटरेसी है। उसी तरह कोडिंग एक लिटरेसी है, ठीक है, क्योंकि ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं ये सिखाती है कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स है क्या। क्योंकि अगर आप सोचें, जब हम भी छोटे थे, जो अभी इजाद हो गई हैं नौकरियां, वो नहीं एग्जिस्ट करती थी। हमें पता नहीं था कि सोशल मीडिया भी एक चीज़ हो सकती है। फेसबुक तो 2003 में बना है। इसी तरह हमारे जो बच्चे ग्रेजुएट करेंगे 10 साल के अंदर, 65% जो है नौकरियां अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई, इजाद ही नहीं हुई। लेकिन अब बहुत से लोग हैं सदफ, ये कहते हैं कि जो बच्चा आज कोडिंग सीखेगा आगे जाके उसे ही नौकरी मिलेगी, तो इसमें कितनी हकीकत है? नौकरी और एजुकेशन को हमें तोड़ देना है इस लिंक को। अच्छा। क्योंकि सोच और नौकरी से लिंक आता है, ठीक है? जो आपकी सोच अगर ठीक हो, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कोडिंग अगर सीख लें, जैसे मैं कह रही थी 65% नौकरियां इजाद ही नहीं हुई। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी नौकरी है, आप कैसे उनको सिखा सकते हो एक नौकरी करने का जब वो इजाद ही नहीं हुई? तो हमें ये पता है, साइंटिस्ट को पता है कि ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं हमारे सोच रिलेटेड हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेट नहीं हो सकती। ये एक मशीन या कंप्यूटर नहीं कर सकता, ये इंसान के दिमाग से ही ये सोच निकलेगा। और अब फॉर एग्जांपल हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर इंजीनियर बनना है 8 लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट है, चेंज करने की ज़रूरत है, टूट गया है, चेंज करने की ज़रूरत है। हर किसी को एक्सपोजर चाहिए, हर बच्चे को एक्सपोजर चाहिए हर लैंग्वेज का, ताकि वो वेल राउंडेड अडल्ट्स बने। और कोडिंग की जो सोच है इज़ इवन मोर क्रिटिकल। जैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश हम देखते हैं, इसी तरह हमारे स्कूलों ने कोडिंग इंट्रोड्यूस करनी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकी जो हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उसके साथ साथ कोडिंग भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और कह लें कि ज़माने के साथ अगर हमने चलना है तो उसके जो तकाजे हैं वो भी हमें पूरे करने चाहिए। सदफ रहमान हमारे साथ मौजूद थी, एंटरप्रेन्योर है और कोडिंग एक्सपर्ट हैं। सदफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप यहाँ पर आई हैं और हमें बता रही थी कि कोडिंग क्या होती है और उसको किस तरह हम सीख सकते हैं। मज़ीद आपसे बात करेंगे, हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, PHA इंतजामिया ने खुद ही क्लीन पाकिस्तान मुहिम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। निस्बत रोड पर मौजूद 50 बरस पुराने 10
तनावर दरख्तों को काट दिया गया है और लाहौर न्यूज़ की निशानदेही पर मामले की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को बड़ा धचका। लाहौर के इलाके निस्बत रोड पर तनावर दरख्तों का कत्लेआम कर दिया गया। PHA की जैकेट्स में मलबूस अफराद ने 10 दरख्त काट डाले। दरख्तों को काटकर उसी जगह छोटी छोटी लकड़ियां बना दी गईं। टिम्बर माफिया को नवाजने के लिए 50 साल पुराने दरख्तों को काटा गया। PHA के माली हाथों में कुल्हाड़ी उठाए दरख्त काटते रहे। अथॉरिटी के जोन 4 का सुपरवाइजर उन दरख्तों को काटने के अमल की निगरानी करता रहा। लाहौर न्यूज की निशानदही पर डायरेक्टर जोन 4 तनवीर गुरमानी ने तहकीकात की यकीन दहानी करवा दी। VC PHA हाफिज ईशान रशीद ने भी मुतालिका हुकाम से मामले की फिलफौर रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। और जनाब ये निस्बत रोड पर 50 साल पुराने ये दरख्त थे जिनको कल काटा गया है और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुहिम जिन्होंने शुरू की हुई थी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसको ये बड़ा धचका भी लगा है, जिसके हवाले से PHA के ऊपर तनकीद भी की जा रही है कि जो मुहिम चला रहे थे अब वो ही अपनी मुहिम को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इसी वाले से हमने मज़ीद भी बात करनी है, लेकिन अभी हमारा जो सेगमेंट है वो है लाहौर की दुनिया। और आपको पता है कि सेगमेंट में हमारा मौजू जो होता है वो लाहौर और लाहौरियों के जो बासी हैं उनको दरपेश मसाइल के हवाले से हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और उनके जो सोल्यूशन होते हैं वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अक्टूबर का महीना जैसे आपको पता है कि शुरू हो चुका है और बागों का शहर लाहौर जो एक बार फिर गर्द आलूद धुंध के नरगे में आ चुका है। और गुज़श्ता कई सालों से लाहौरियों को इस मसले का सामना भी है और हर साल हम देखते हैं कि इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन स्मॉग का जो मसला है वो लाहौरियों की जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और स्मॉग और माहौलियाती तब्दीलियों के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उससे नबूरदाज़मा होने के लिए PHA की जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं और शहर में मेवाकी जंगलात लगाने के साथ साथ शजरकारी मुहिमात भी जारी हैं इस वक्त। और इस साल फिर जहरीली धुंध के खात्मे के लिए हम देख रहे हैं कि PHA की जानिब से नई हिकमत अमली तैयार की गई है। और उस हवाले से भी अगर मैं आपको बताती चलूँ तो पार्क्स में आग लगाने और सिगरेट पीने पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। पत्तों को आग लगाने और सिगरेट नोशी पर अब 10,000 रुपये जुर्माना होगा। और बागों का जो माहौल है उसको बचाने के लिए सिगरेट पीना भी ममनू करार दे दिया गया है। सिगरेट पीना जो है वो बागों में हमने देखा है कि उसको ममनू करार दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं PHA की तरफ से, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद ज़शान साहब है, वाइस चेयरमैन है PHA के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जैसे हम देख रहे हैं कि स्मॉग के खात्मे के लिए PHA इकदामात भी उठा रहा है और क्लीन एंड ग्रीन मुहिमात का भी आगाज़ किया गया है, तो हमें बताइएगा कि इनके बारे में कौन कौन से इकदामात जो है वो उठाए जा रहे हैं PHA की तरफ से। सबसे देखें, एक तो आप पिछले साल का अगर तकाबली जायज़ा लें तो आपको एक वाज़ह फ़र्क महसूस हुआ कि पिछली दफ़ा स्मोक की वो सूरत हाल नहीं थी जो हमने पिछले सालों में देखी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत सारे इकदाम किए, जो ईंटों के भट्टे थे उसको बंद किया, फसलों की बाकियात को जलाने का अमल तर्क कर दिया गया। और अब इनिशिएटिव हमने लिया पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने कि स्मोकिंग जो वैसे मुज़र सेहत है ऑलरेडी नई पाबंदी थी, इसके ऊपर नहीं पिया जा सकता था। अच्छा। लेकिन इस पे अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए नए SOPs बनाए गए हैं। दूसरा यूजुअली ये होता था कि हम फसलों की और वो ये जो दरख्तों की, पौधों की और बागों में जो बाकियात थी, जो प्लांट्स की कटिंग के दौरान मिलते थे उनको जला दिया जाता था। अब हमने ना सिर्फ उसको जलाने का अमल तर्क किया है, इस स्मोक की बुनियाद तो इसकी स्मोक थी, उसके खात्मे के लिए इकदाम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इसको हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इख्तियार करते हुए उसको क्रश करके और ज़मीन में डंप करते हैं, जिससे हमें ऑर्गेनिक खाद मिलता है जो न सिर्फ पौधों के लिए बल्कि हमारे जो ग्रास है उसको ग्रीन करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इकदाम पहले माजी में कभी भी नहीं हुए थे। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे पिछले साल से भी कम स्मोक आपको नजर आएगी। पिछली दफ़ा जो माहौलियात वाले थे उन्होंने दावा किया था कि इस दफ़ा स्मोक पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। लेकिन आपके कैमराज और आपकी रिपोर्ट्स और आप इस चीज़ की गवाही देंगे
कि पिछले साल स्मोक जो थी वो कम थी। लेकिन सर स्मॉग हम देखते थे कि 15 अक्टूबर के बाद जाके प्रॉपर हम उसका आमद देखते थे, लेकिन अब जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हुआ है हम लोग हल्का हल्का धुंधलाहट सी देखना शुरू हो गए हैं हवा में। इसका मतलब कि स्मॉग इस दफ़ा पहले आ चुकी है। देखें, ये तो बतदरीज कम होगी। इतना आप देखें कि पिछले सालों में क्या सूरत हाल थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल नहीं होगी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आसमान में वो धुंधलाहट और वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ये देखें उसकी बुनियाद क्या थी। उसकी बुनियाद ये थी कि हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया की जो सरहदों वहाँ पे दयान की फसलें जलाई जाती थी, चावल की बाकियात, और इसी तरह हमारे जनूबी पंजाब में भी ये काम था। तो इसको तो गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त इकदाम उठाते हुए इसको बैन कर दिया। तो आप ये स्मोक होगी तो सही, लेकिन आप आने वाले सालों में जो अभी आपने तस्करा किया फॉरेस्ट लगाने का अमल जो था, उसकी बुनियाद ही सिर्फ ये थी कि न सिर्फ हम लाहौर के माहौल को मजमूई तौर पे बेहतर करें, उसका दर्जा हरारत कम करें, और स्मोक और इस तरह की जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं उससे कैसे निपटते हैं। लेकिन सर एक तरफ आप लोग दरख्त लगा रहे हैं और ये ड्राइव शुरू की हुई है, और कल ही हमने अभी आपके आने से पहले हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी दिखाई है कि PHA की इंतजामिया ने ही निस्बत रोड पर जो 50 साल पुराने तनावर दरख्त है उनको काट दिए। ये क्यों हुआ, क्या वजूहात? एक तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है दरख्वास्तों की कि लोगों के जो प्राइवेट प्लांट्स हैं, जो घरों के बाहर लगे हुए हैं, जो किसी न किसी तरह इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह हैं, जो गिरने वाले हैं, या उसका वो शेप इस तरह की बन गया कि वो रोड के ऊपर आ गया, किसी जानी नुकसान का खदशा हो सकता है। लेकिन हम इस पे एक बाकायदा कमेटी बना के बैठे हुए हैं जो बड़ा सोच समझ के सर्वेस के बाद अगर बहुत ही नागजीर हालात हों तो फिर इसकी मशरूत इजाज़त दी जाती है। अभी जो आप वाकया बयान कर रहे हैं, ये मैंने भी आप ही के चैनल पे ये देखा है। इंशाल्लाह इसकी पूरी तहकीकात की जाएंगी, और जहाँ पे जिस बंदे की कोताही होगी इंशाल्लाह उसको कैफरे के किरदार तक पहुंचाएंगे। और वो जो लोग थे वो इंतजामिया के ही थे, PHA की जी। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखें कि लाहौर न्यूज़ ने हमेशा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को कवर किया है, बिल्कुल, और हर खबर दी है। तो आपको ये खबर भी मिलेगी कि अगर इस दरख्त को काटने में हमारा स्टाफ मुलव्वस हुआ तो उनके खिलाफ उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, और होनी भी चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम लोग जंगलात उगा रहे हैं कि हमारा जो माहौल है वो बेहतर हो, और दूसरी तरफ अगर हम पुराने दरख्तों को ही काटे जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा। दूसरा सर, जैसे पार्क्स वाली पाबंदियाँ जो देखी जा रही हैं, तो वो जो माली और जो दूसरे वहाँ पर अमला काम करते हैं उनको जो बता दिया गया है कि उन्होंने किस तरह काम करना है, वहाँ पर अगर लोग आ रहे हैं तो उनको किस तरह रोकना है, अमल दरामद किस तरह करवाना है। देखें, एक तो हमने इस बात की पूरी एक मुहिम चलाई है। जब आप दाखिली दरवाजे पे आएंगे तो उसी वक्त आपको बोर्ड नज़र आएगा। जब आप इंडोर चले जाते हैं, पार्क के सराउंडिंग्स में फिरते हैं, वॉक करते हैं, तो वहाँ पे भी ये हमने लोगों की अवेयरनेस के लिए ये पैगाम लिख के लगा दिया है। दूसरा ये है कि हमारा जो स्टाफ है वो मुसलसल एक मखसूस स्टाफ है जो पेट्रोलिंग पे रहता है। तो तीसरी बात यह है कि हमारे तो लोग भी बहुत जो पार्क्स तक आ जाते हैं और जो ट्रैक करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, वो इन बातों को अज खुद भी निशानदेही कर देते हैं। तो हमने तो मजमूई तौर पे किसी को पनिशमेंट देने का इरादा नहीं है, लेकिन हमने तो ये इस बात को यकीनी बनाना है कि लोग इस तरफ आए ना। लोग इहलाकी तरबियत करना हमारा बुनियादी मकसद है। तो जब ये एक कैंपेन हो जाएगी शुरू और लोगों को ऐसा ऐसा पता चल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह SOPs पे बहुत सख्ती से गवर्नमेंट ने अमल दरामद करवाया और लोगों ने भी किया, आप पहली वेव देखें, तो मुझे ये उम्मीद है कि हम इस पे भी अच्छी तरह काबू पा सकेंगे और लोगों के ताउन के साथ। बहुत से मालियों को भी हमने पार्क्स में देखा है कि वो भी पत्ते जला रहे होते हैं या वो भी सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं, तो उनके हवाले से भी हम लोग जो है वो देखें कि वो भी नहीं करेंगे। ये सबसे पहले तो अमल दरामद हमारे स्टाफ ने, हमारे बागबानों ने, हमारे बाकी जो ओहदेदारान हैं उन्होंने करना है, और ये कमिटेड हैं। और आप इस पे इत्मीनान रखिए, आप ही के कैमरास दिखाएंगे कि आपको इसकी खिलाफ वर्जी होती नजर नहीं आएगी, बिलखुसूस हमारे बागबानों की तरफ से। और फसलों की वो जो आपने पत्तों की वो जलाने की बात की, वो तो पुरानी बात होगी। वो तो पिछले 2-2.5 माह से हम उसको खाद बनाने के प्रोसेस में डाल चुके हैं। ठीक है। और जैसे कल भी हमने देखा कि गुलशन इकबाल पार्क में भी एक मेवाकी जंगल का जो है वो इफ्तिताह किया गया है, तो अब लाहौर में कितने मेवाकी जंगलात जो हैं वो उनकी तादाद हो चुकी है? देखें, दुनिया का दूसरा बड़ा अर्बन फॉरेस्ट हमने लगाया लाहौर के गुलशन इकबाल में।
हमारे सूबाई वजीर असद खोकर साहब ने उसकी ओपनिंग की। 65,000 दरख्त हमने वहाँ पे इंडिजिनस हमारे देसी जो दरख्त हैं वहाँ पे हमने लगाए हैं। तो मजमूई अगर तादाद की मैं बात करूँ तो एक हमने 100 कनाल अराजी पर सगिया पे लगाया जो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट था। दूसरे नंबर पे अभी जो बात कर रहे हैं हम गुलशन इकबाल, और तीसरा जलो गार्डन में। ये 3 हमारे बड़े वॉल्यूम पर मुश्तमिल जंगलात हैं। इसके अलावा अगर मैं छोटे जंगलात की बात करूँ, कहीं 10 कनाल, कहीं 6 कनाल, कहीं 5 कनाल, वो 80 के करीब हम लगा चुके हैं। और इस पॉलिसी को अब न सिर्फ अभी आपने देखा कि पिछले दिनों ये गुजरावाला में भी एक लगाया जा चुका है। इसी तरह अब इसका दायरा जो है वो हम पंजाब और पूरे पाकिस्तान भर में फैला रहे हैं, क्योंकि लाहौर के जो फॉरेस्ट हमने लगाए हैं उसके कामयाब तजर्बे के बाद ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो ये कब तक मेवाकी जंगल जो है ये कब तक मुकम्मल उग जाएगा? देखिए, हमने जहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई वहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी थी। ये जंगल लगाए, अगर आप शादमान में चले जाएं जो 1 साल पहले लगाया गया था, अगर आप लिबर्टी पे चले जाएं जो 2.25 साल पहले लगाया जाए, वो अब घने जंगल, और अगर आप जाएं तो आपको खौफ महसूस होगा, इतनी हाइट और इतने बुलंद दरख्त हो चुके हैं। तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी। 2 साल के बाद भरपूर वो जंगल हो जाएगा, और जो हमारी पॉलिसी थी 3 साल बाद वो ऐसा एक जंगल होगा जो आपको इको और आपको साउंड और आपको बर्ड्स और आपको तितलियां, गुलैरी और ये सारी चीज़ें मिलेगी। एक नेचुरल लुक आपको देगा, जिससे लाहौर का मजमूई दर्जा हरारत कम होगा। स्मोक से इंशाल्लाह अगर ये हमारे फॉरेस्ट अपने मुकम्मल हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि लाहौर में कम से कम स्मोक का खात्मा हो जाएगा आइंदा 2 से 3 सालों में। हम भी यही चाहते हैं। और दूसरा सर, हम देखते हैं कि बहुत अक्सर लोग जो हैं वो कंजस्टेड एरियाज़ में भी रहते हैं, वहाँ पर जो फुटपाथ वगैरह हैं या वहाँ पर इतनी दरख्त लगाने की जगह नहीं होती, तो वहाँ पर लोग फिर किस तरह गार्डनिंग कर सकते हैं और क्या मशवरा देंगे आप उनको? ये जो एक मेरे ख्याल से एक वो जो रूफ गार्डनिंग का भी कॉन्सेप्ट है, क्या हमें वो भी आम करने की ज़रूरत है? देखें, हम जो आगे अभी मियावाकी के बाद जो चीज़ हम पब्लिक में ला रहे हैं, लोगों को इसकी आगाही दे रहे हैं, इसके लिए न सिर्फ हमने लिटरेचर मुरतब कर लिया बल्कि ट्रेनिंग स्टाफ भी मौजूद है। हम किचन गार्डनिंग को और जो टॉप प्रूफ प्लांटिंग है उसको भी प्रमोट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ मिलके। और जो बात आपने की अभी जो पसमानदा इलाके हैं, जो छोटे इलाके हैं, जो अंदरून के शादरा, ऐसे आप ये देखें कि माजी में सिर्फ जो दरख्त लगाए जाते थे, जो ब्यूटिफिकेशन पे काम किया जाता था, वो नहर के उस पार हुआ करता था। लेकिन अब हमने मसावी बुनियादों पे शादरा से लेके गुलबर्ग और डिफेंस और ये सारे रोड्स तक एक जैसी हमने प्लांटिंग की है, फॉरेस्ट लगाए हैं। अभी जिस जंगलात की आप बात कर रहे थे, उन जंगलात को लगाने का वाहिद मकसद ये था कि आप लाहौर के किसी भी घर से निकलें, आपको 15 किलोमीटर की रेंज में अपने दाएं बाएं आगे पीछे आपको ये फॉरेस्ट मिलेगा। तो दूसरा ये है कि जिन लोग आप फुटपाथ पे जैसे लोग सो जाते हैं, जगह मुयसर नहीं है, तो आप सिर्फ फुटपाथ की अगर बात ना भी करें तो पूरा अपना लाहौर शहर देख लें जो कंक्रीट का शहर बन चुका था, जो पुलों का और मेट्रो की बस की शक्ल में देख लें, ऑरेंज ट्रेन की शक्ल में देख लें। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखने के बाद हमने ये फॉरेस्ट लगाने का अमल शुरू किया था, चूंकि कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना ये थी मियावाकी टेक्निक। तो वहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं और आने वाले 2 सालों में इंशाल्लाह हम रहें ना रहें, लेकिन ये गवर्नमेंट ने जो इकदामात किए हैं इसके समरात अवाम तक जरूर पहुंचेंगे। और दूसरा सर, जो तरक्याती काम होते रहते हैं और उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, जो गुलाब देवी अंडरपास बन रहा है और शाहकाम फ्लाईओवर बन रहा है, उसके लिए जो कितने दरख्त हैं उनकी कुर्बानी दी गई है और उनके मुतबादल कितने दरख्त लगाए जा रहे हैं? आप ये देखें कि एक तो आप ही के कैमरास ने दिखाया कि उसको हमने रिकॉर्ड टाइम में बनाया। अब इससे पहले अगर हम बात करें जो ये फिरदौस मार्केट पे अंडरपास बनाया गया, उसमें हमने पानी को महफूज करने के लिए टैंकर्स बनाए ताकि पानी को, बारिशी पानी को महफूज करके आप हॉर्टिकल्चर के लिए आप उसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकें। यही पॉलिसी वहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दरख्त तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे, लेकिन उसके मुतबादिल हम उसके राइट और लेफ्ट में फॉरेस्ट लगाने का एक प्लान बना चुके हैं ताकि वहाँ पे आबो हवा जो है वो बिल्कुल बैलेंस रह सके। और ये रिकॉर्ड टाइम में होने वाला है। अच्छा, रिकॉर्ड टाइम में ये जो है काम किया जाएगा। लेकिन लोगों को क्या आप मशवरा देंगे कि वो अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखने के लिए कौन से दरख्त लगाएं जो कारआमद साबित हो सकते हैं? देखिए, हमने जो पिछले 3 साल में जो प्रैक्टिस की, जो हमने लाहौर शहर में 15 लाख दरख्त लगाए हैं। हमने अर्जुन,
अच्छा, हमारे जो देसी दरख्त है, ठीक है। नीम, जामन, अमरूद, आम, ये वो दरख्त थे जो हमारे माहौल के भी हैं। पॉलिसी हमने ये रखी कि ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो या साया दें या फल दें। ठीक तो है। मैं आपके चैनल के इस प्लेटफॉर्म से भी लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप एक तो इसको तहरीक समझ के इसमें आए। जब आप इसको शामिल तहरीक के तौर पे इसको लेंगे तो यकीनन ये मुहिम उस वक्त कामयाब होगी। तो इंडिजिनस प्लांट्स हमारे उन दरख्तों को लगाना चाहिए और हर शहरी को अपने हिस्से के, अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने बुजुर्गों के नाम पे ज़रूर दरख्त लगाने चाहिए। और दरख्त लगाने के लिए जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो यही है कि हमारे देसी और इंडिजिनस प्लांट्स लगाए जाएं। कम से कम ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो या आपको साया दें या आपको फल दें। ठीक है जी, जिससे हमारा माहौल भी है वो भी अच्छा रहे। मोहम्मद हाफिज ज़शान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन हैं PHA के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे जनाब के दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि आप भी खुश रहें और हमारा माहौल भी अच्छा रहे। जनाब मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।